बाकी वैक्सीन से के भी कुछ रेयर साइड इफेक्ट होते हैं, बहुत ही ज्यादा खतरनाक साइड इफेक्ट होते हैं। कोई डांस कर रहा है, डांस करते गिर गया। कोई जिम में वर्कआउट कर रहा है, गिर गया और ऑन द स्पॉट डेथ। कोविड को कहना 3 साल के बाद मुझे सही नहीं लगता है, क्योंकि अगर किसी को कोविड की वजह से हार्ट अटैक आता है, ब्लड क्लॉट बनता है, तो उसकी डेथ इमीडिएटली हो जाती है। कि डेथ ज्यादा होने लगी है क्योंकि अवेयरनेस बढ़ी है। आज अगर आपको हार्ट अटैक आ रहा है 3 साल के बाद, तो वो कोविड की वजह से नहीं हुआ है। कुल मिलाकर कहा जाए कि वैक्सीन से डरने की जरूरत नहीं है जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन लिया है। बैठ के काम करते हैं, पैर में खून इकट्ठा होता है, जमता है, उससे भी ब्लड क्लॉटिंग होती है। 7 मई को पूरे देश भर में बवाल मचा कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर। जिसने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई उसके अंदर एक डर हो गया है कि हमने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है, अब हमारे साथ क्या होगा। ब्रिटिश दवा कंपनी एस्ट्राजेनेक ने 7 मई को ऐलान किया कि वो अपनी कोविड वैक्सीन कोविशील्ड दुनिया भर से वापस ले रही है। विवादों के कारण ये वैक्सीन वापस कंपनी ने लिया। कंपनी का दावा था कि ऐसे बहुत सारे केसेज आए हैं, मतलब बहुत कम केसेज आए हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि जिन्होंने वैक्सीन लिया है उनके बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग हुआ है, यानी जो खून का है थक्का जम गया है, कुछ दुर्लभ साइड इफेक्ट आए। इसके बाद से दुनिया भर में जिसने भी कोविशील्ड वैक्सीन लिया, भारत में जिसने भी कोविशील्ड वैक्सीन लिया, उनके अंदर एक डर पैदा हो गया। तो कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर और अन्य हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेकर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए इसी मुद्दे पर डॉक्टर अनिमेष जुड़े हैं, जिनसे हम कोविशील्ड वैक्सीन और अन्य हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेकर हम बात करेंगे। बातचीत में आपका अनिमेष जी बहुत बहुत स्वागत है। एक शॉर्ट इंट्रो अपने बारे में दीजिए। मैं डॉक्टर अनिमेष, और मैं वैसे वाराणसी का रहने वाला हूँ। और एमबीबीएस मैंने दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल से किया, फिर एमएस किया जनरल सर्जरी में आरएमएल हॉस्पिटल से 2016 में। और उसके बाद मैंने प्लास्टिक और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी से एमसीएच किया पटना मेडिकल कॉलेज से। और फिर अभी मैं वाराणसी में ही अपना ड्यूटी करता हूँ। जैसे मैंने स्टार्ट किया कोविशील्ड वैक्सीन से लेकर, तो सबसे पहले हम्म। कोविशील्ड वैक्सीन से ही लेकर हम बात करते हैं। कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर जो रिपोर्ट सामने आया कि इसे जिसने भी लिया कुछ ऐसे दुर्लभ केसेज आए ब्लड क्लॉटिंग के, तो हम्म। इस हम्म। विस्तार से बात करते हैं कि क्या वाकई में कोविशील्ड वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट है। देखिए, हर वैक्सीन का साइड इफेक्ट होता है। उसी तरह से कोविशील्ड हो या कोई भी वैक्सीन हो, उसका भी साइड इफेक्ट होगा ही। अब जैसे कुछ माइल्ड से मॉडरेट साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कुछ लोगों को फीवर आता है, या फिर कुछ लोगों को जहाँ पे इंजेक्शन लगता है वहां दर्द हो सकता है, हम्म, या फिर कुछ लोगों को ठंड लग के भी फीवर आ सकता है, हेडेक हो सकता है। ये हम्म, सब फीवर और जो माइल्ड सिम्टम्स हैं, ये वैक्सीन लगने के बाद, कोई भी वैक्सीन लगने के बाद आ सकते हैं। हम्म, कोविशील्ड वैक्सीन लगने के बाद कुछ रेयर साइड इफेक्ट्स आए हैं, जिनको हम थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम कह रहे हैं। हम्म, ये रेयर साइड इफेक्ट है। मतलब करीब 10 लाखों लोगों को अगर वैक्सीन लग रही है, तो उसमें से 4 लोगों को हो रहा है। और इंडिया में और भी कम है, इंडिया में 10 लाख लोगों में से 1 या 2 को हो रहा है। हम्म, तो जो तादाद में जो हो रहा है वैक्सीन, तो वैक्सीन के से जो ये रेयर साइड इफेक्ट हो रहा है, इससे हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि और भी बहुत सारे वैक्सीन है। इनफैक्ट पोलियो का जो वैक्सीन हम बच्चों को लगाते हैं, हम्म, उससे भी, उस वैक्सीन से भी वैक्सीन इंड्यूस्ड पोलियोमाइलाइटिस भी होता है। हम्म, मतलब वैक्सीन से भी पोलियो हो जाता है, हम्म, लेकिन ये बहुत रेयर है। और भी वैक्सीन है जिनके बहुत रेयर और सीरियस साइड इफेक्ट होते हैं, जिससे जान भी चली जाती है। हम्म, लेकिन हम उससे वैक्सीन देने को बंद नहीं करना चाहिए। वैक्सीन देना बंद करना मतलब आप बीमारी को बुला रहे हो। हम्म, वैक्सीन में इनएक्टिवेटेड वायरस होते हैं। हम्म, वायरस होता है, लेकिन वो इनएक्टिवेटेड होता है, उसको हम किल कर देते हैं। हम्म, केमिकल से वायरस को किल कर दिया जाता है, और किल करने के बाद हम बॉडी में उसको डाल देते हैं। तो जो वायरस के प्रोटीन्स होते हैं, वो हमारे बॉडी में जाते हैं, वो बीमारी नहीं करते, लेकिन इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को। कि जब इम्यूनिटी एक्टिवेट होती है, तो जब एक्चुअल बीमारी होगी, जब एक्चुअल वायरस जाएगा, तो वो इम्यून बॉडीज जो है, एंटीबॉडी जो है इम्यूनिटी वाली, वो वायरस को पहचान के उसे किल कर सकती है। लेकिन हम अगर वैक्सीन नहीं देंगे, तो फिर ये प्रॉब्लम, मतलब अगर हमें एक्चुअल में इन्फेक्शन होगा, तो फिर हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज नहीं होंगी, तो हम्म, हमें बहुत सीवियर बीमारी हो सकती है। अब देखिए, वैक्सीन से थ्रोम्बोसिस हो रहा है, मतलब थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो सिंड्रोम हम कह रहे हैं। अब ये खून का थक्का जो जम रहा है, ये बहुत रेयर है। हम्म, और इसी तरह से बाकी वैक्सीन से के भी कुछ रेयर साइड इफेक्ट होते हैं, बहुत ही ज्यादा खतरनाक साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया।
तो उससे हमें वैक्सीन को बंद नहीं करना चाहिए, सबसे पहली बात। अगर हम वैक्सीन नहीं देंगे और पेशेंट को, किसी को भी कोविड हो जाता है, तो कोविड से जो ब्लड क्लॉट बनता है, वो 10 लाख अगर लोगों में हम देखें कि कोविड से कितने ब्लड क्लॉट होते हैं, तो करीब 1,65,000 लोगों में कोविड की वजह से ब्लड क्लॉट बनते हैं। अब ओ- 10 लाख में से 1,65,000 लोगों को अगर ब्लड क्लॉट बनेगा, तो उसमें से कितनी डेथ होगी, कितने को हार्ट अटैक आएगा। लेकिन अगर 10 लाख लोगों में से वैक्सीन लगने से सिर्फ 4 लोगों को कुछ हो रहा है, तो इसका मतलब है कि बाकी बाकी लोग तो बच रहे हैं ना, बाकी लोग को तो कोविड नहीं हो रहा है, बाकी लोग कितने सारी लाइफ फिर बचेगी। तो वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वैक्सीन से डरने की जरूरत नहीं है। तो जैसे कुल मिलाकर कहा जाए कि वैक्सीन से डरने की जरूरत नहीं है जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन लिया है। हम्म। ठीक है। हाँ बिल्कुल, कोविशील्ड वैक्सीन अगर जिसने लिया है या कोई भी वैक्सीन लिया है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैंने वैक्सीन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जो कि बहुत वायरल भी हुए हैं। कुछ लोगों ने हम्म। पॉलिटिकली इसको जोड़कर बहुत ज्यादा, मतलब नेगेटिव वे में कमेंट्स मुझे किए। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप रिसर्च खोल लो, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में भी रिसर्च पब्लिश्ड है, 2021 में ये रिसर्च हुई है। कुछ पेशेंट्स में देखा गया है, जिनको कोविड हुआ है उनमें कितना केसेस हुए हैं ब्लड क्लॉट के, और हम्म। जिनको कोविशील्ड वैक्सीन लगी है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका वाली, उस उनमें कितने लोगों को थ्रोम्बोसिस हुआ है, ब्लड क्लॉट हुआ है। तो हम्म। उसके कंपैरिजन बहुत कम है ये रेशियो। तो वैक्सीन से हम कोविड होने से बचा रहे हैं। अब कोविड हो जाता तो ज्यादा लोगों को ब्लड क्लॉट होता। ओके। तो कोविड की ही बात हो रही है। कोविड के बाद जब सेकेंड फेज खत्म हुआ तो बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन लिया, और जो कोविड जिन्हें कोविड हुआ, तो देखा गया, पिछले साल की बात कर रहा हूँ, इस साल तो अभी इस साल की शुरुआत ही हुई है। पिछले 2 साल हम्म। के बाद देखे, कोविड के बाद एक दौर आया कि देखा जा रहा था, वीडियो वायरल हो रहा है, आपने भी देखा होगा कि कोई डांस कर रहा है, डांस करते गिर गया। कोई जिम में वर्कआउट कर रहा है, गिर गया, और ऑन द स्पॉट डेथ। ठीक है। तो लोगों ने दावा किया कि जिन्होंने बूस्टर डोज लिया या जिन्हें कोविड हुआ था, ये उन्हीं की वजह से ये शिकार हो रहे हैं। इसमें मतलब कितने फैक्ट्स हैं? देखिए, डेथ अगर हो रही है ऐसे, सडन डेथ हो रही है, किसी को सडन कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहली बात तो, ऐसे जिम करते हुए या वर्कआउट करते हुए या मार्केट में चलते हुए किसी को, या स्टेज पे परफॉर्म करते हुए किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, तो अनगिनत कारण हो सकते हैं उसके। कुछ लोगों को जेनेटिक वैसी हार्ट की कंडीशनिंग ही हुई है, हार्ट ही वैसा है बचपन से ही कि हम्म। स्ट्रेस नहीं झेल पा रहा है। या फिर आप ऊपर से लाइफस्टाइल इतनी खराब हो गई है, लोग बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाने लगे हैं और बहुत ज्यादा नॉनवेज आइटम खाने लगे हैं, उसकी वजह से उनकी जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड का रेशियो है वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हम्म। तो इन सब की वजह से मैं तो कहूंगा कि वाली हार्ट अटैक की कंडीशंस बढ़ रही हैं। कोविड को कहना 3 साल के बाद मुझे सही नहीं लगता है, क्योंकि अगर किसी को कोविड की वजह से हार्ट अटैक आता है, ब्लड क्लॉट बनता है, तो उसकी डेथ इमीडिएटली हो जाती है। मैंने बहुत सारे डेथ ऐसे देखे हैं जिसमें कोविड हुआ, पेशेंट को कोरोना वायरस इन्फेक्शन हुआ और उसकी डेथ तुरंत हो गई, मौका ही नहीं मिला। बॉडी में इतनी फास्ट ब्लड क्लॉट बन रहे हैं कि उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, हम्म। ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है और इमीडिएटली डेथ हो रही है, टाइम ही नहीं मिलता है। 3 साल के बाद आपको जाके ब्लड क्लॉट हो रहा है कोविड की वजह से, वो कहना सही नहीं है। हम्म। देखिए, डेथ पहले भी होती थी हार्ट अटैक से, सडन डेथ पहले भी होती थी। अब किसी को अगर हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी है, तो हम्म। उसको सडन कार्डियक डेथ कभी भी हो सकती है, कभी भी स्ट्रेस होगा, हार्ट ही वैसा है उसका, तो उसको डेथ हो सकती है। आजकल ऐसा हम लोगों को इसलिए लग रहा है कि डेथ ज्यादा होने लगी है, क्योंकि अवेयरनेस बढ़ी है। हम्म। लोग वीडियो बना के तुरंत डाल देते हैं कुछ भी और वायरल हो जाता है, हम्म। और डेथ दिखा देते कि डेथ होते हुए, तो हमें अवेयरनेस हो रही है। आप हॉस्पिटल में काम करके देखोगे तो जो डेथ की संख्या पहले थी वही अभी भी है। हम्म। डेथ कोविड में जरूर 2020-21 में बढ़ा था, लेकिन ओवरऑल अगर हम डेथ की बात करेंगे तो डेथ की संख्या जितनी पहले थी उतनी अभी भी है। ज्यादा इसलिए अभी लग रही है क्योंकि लोग जिम कर रहे हैं और वीडियो डाल देते हैं, कुछ होता है तो वो वीडियो वायरल हो जाती है और हमें पता चल जाता है, हमें अवेयरनेस हो जाती है इस चीज की। हम्म। डेथ पहले भी होती थी, डेथ अभी भी होती है, सडन कार्डियक डेथ हमेशा हर एज ग्रुप के लोगों को होती है।
और ये अभी इसलिए बढ़ गई है क्योंकि लाइफस्टाइल एक तो खराब है, सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, बैठ के ज्यादातर लोग काम कर रहे हैं, खाने पीने का ध्यान नहीं देखते, एक्सरसाइज नहीं करते, स्लीप कम हो गई है लोगों की, पानी ठीक से नहीं पीते हैं, और हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो नहीं करते हैं। इस वजह से डेथ ज्यादा हो रही है। कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है ब्लड में, लिपिड प्रोफाइल खराब हो रहा है, लिवर फैटी लिवर हो रहा है, इस वजह से डेथ ज्यादा होने लगी है। हार्ट जो है उतना लोड नहीं ले पा रहा है, पूरे बॉडी को ब्लड सर्कुलेट नहीं कर पा रहा है, और इस्कीमिया हो रहा है हार्ट में, इस वजह से डेथ हो रही है। और हमें अवेयरनेस हो रहा है, इसी को अवेयरनेस कहते हैं। अवेयरनेस हो रहा है मतलब हमें पता चल रहा है बीमारी हो रही है, लोग मर रहे हैं, हमें अवेयरनेस हो रहा है, इसलिए हमें लग रहा है कि ज्यादा है। जो डॉक्टर हॉस्पिटल में काम करे आप उससे पूछोगे तो वो यही बोलेगा डेथ पहले भी होती थी, ऐसा कुछ नहीं है, लोगों को बस पता चल रहा है वीडियो देख के, इसलिए लोग घबरा गए हैं। तो कोई कोविड पोस्ट जो कोविड का शिकार हो चुका है और उससे कोई लेना देना नहीं है? वही मैं कह रहा हूँ, कोविड के समय अगर डेथ की बात करेंगे तो डेफिनेटली ज्यादा हुई है डेथ। हम्म। लेकिन कोविड के 2 साल 3 साल के बाद अगर आप कोविड को ही दोष देंगे कि 3 साल पहले कोविड हुआ था और ब्लड क्लॉट आज बना है शरीर में, तो वो कोविड की वजह से नहीं हुआ है। आज अगर आपको हार्ट अटैक आ रहा है 3 साल के बाद, तो वो कोविड की वजह से नहीं हुआ है। कोविड की वजह से होना होता तो उसी समय होता जब आपको कोविड हुआ है। बॉडी देखिए, हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉट जब बनता है तो ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, प्लाज्मिनोजेन कहते हैं, वो एक्टिवेट होता है। वो खून की जो नस होती है उसके दीवार से निकलता है प्लाज्मिनोजेन, और हम्म। प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेट होता है प्लाज्मिन में, और ये ब्लड क्लॉट को गलाता है, डिसॉल्व करता है। हम्म। अब जिसमें प्लाज्मिनोजेन कम हो गया है उसमें ब्लड क्लॉट ज्यादा बनने लगेगा। अब प्लाज्मिनोजेन कम कुछ लोगों में कुछ फैक्टर्स की वजह से, जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से कम हो जाता है, या फिर कुछ डाइट की वजह से कम हो जाता है, कुछ बीमारियों की वजह से, किसी को कैंसर हो गया तो उसमें भी ब्लड क्लॉट ज्यादा बनने लगते हैं और प्लाज्मिन कम हो जाता है। हम्म। तो लेकिन अगर आप हेल्दी हैं, आपको 2 साल पहले कोविड हुआ था और आप ठीक हो गए, रिकवर हो गए, तो हमारे बॉडी में इनफ प्लाज्मिन होते हैं ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए। ऐसा नहीं होगा कि एक ब्लड उस समय 3 साल पहले ब्लड क्लॉट बना था और वो ब्लड क्लॉट से आप आज आपको हार्ट अटैक आ रहा है या स्ट्रोक हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो इसमें अब क्लियर कर लिया जाए कि बूस्टर डोज और कोविड से जो शिकार हो चुके हैं बच के, उसका कोई लेना देना नहीं है। उसका कोई लेना देना नहीं है। देखिए, कोविशील्ड वैक्सीन जो कंपनी ने भी विड्रॉ कर लिया है, क्योंकि भाई बदनाम होने से तो अच्छा ही है कि चलो विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अ, अगर कोविशील्ड बहुत लोगों को लगा है तो हम्म। बहुत सारे डेथ होने चाहिए। नहीं। एक्चुअली में इतने सारे डेथ नहीं हुए हैं। हम्म। अगर 100 आप बोलेंगे कि 100 लोगों को लगा है और 50 को डेथ हो गया, तो इतना डेथ थोड़ी हुआ है। हम्म। वो हम बस वैक्सीन को बुरा बोल रहे हैं, लेकिन इतना डेथ हुआ नहीं है। अगर वैक्सीन सही में खराब होती तो जितना डेथ कोविड से होता उतना ही डेथ वैक्सीन से भी होता, तब मैं मानता कि वैक्सीन की वजह से डेथ हो रहे हैं। लेकिन वैक्सीन की वजह से तो बहुत कम, रेयर 10 लाख लोगों में से 3 4, मतलब अगर पूरे इंडिया की आबादी देखा जाए और हम्म। सबको कोविशील्ड अगर लगा दें तो हम्म। मुश्किल से 700-800 लोग की डेथ होगी, वो भी उन्हीं को होगी जिनको पहले से कोमॉर्बिडिटी है, कि जिसको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन, उनकी डेथ होगी, सबको नहीं होगा। तो निमेश, हम बात ही कर रहे थे कि हार्ट अटैक पर ही बात कर रहे हैं, क्या करना चाहिए एक हेल्थ की हार्ट अटैक के केसेस बहुत कम हो और हर किसी के, क्योंकि ये जो हार्ट अटैक के केसेस आ रहे हैं इसमें बच्चे भी शिकार हो रहे हैं, बूढ़े भी शिकार हो रहे हैं और यंग, हमारे जैसे यंग जो हैं, इससे जो 25 26 है वो भी शिकार हो रहे हैं। तो क्या करना चाहिए कि जो केसेस कम हो? सबसे सबसे देखिए, नॉर्मल चीजें मैं बताऊं, कुछ हाई फाई चीजें नहीं है। सबसे पहले आपको अपनी नींद सही करनी होगी, कम से कम 7 घंटे से 8 घंटे की नींद सही करनी होगी। अगर आप कम देर सोएंगे, डेफिनेटली स्ट्रेस ज्यादा होगा लाइफ में। अगर आप ज्यादा देर तक जगे रहेंगे, जगने से स्ट्रेस होता है, सोने से स्ट्रेस कम होता है, क्योंकि हम फिर सोचते नहीं है सोते समय, तो स्ट्रेस भी आपका कम होगा। तो स्लीप को अच्छा करना है। सब लोग आजकल 2 बजे सोते हैं, 7 बजे उठ जाते हैं, या 12 बजे सोते हैं, 5 बजे उठते हैं, या फिर 4 बजे सुबह सो रहे हैं, 9 बजे उठ रहे हैं, सब डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न हो गया है। तो स्लीप को अच्छा रखना होगा। दूसरी चीज, डाइट। डाइट में फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर और ये जितने भी फास्ट फूड आते हैं जिसमें चीज और बटर मक्खन बहुत लगा के खाते हैं, वो सब आपको अवॉइड करना होगा। और अपने शुगर लेवल को और कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल को चेक रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चेक का मतलब कि आप साल भर में या 6 महीने पे, अगर आपका ज्यादा रिस्क है, आपके पापा मम्मी को कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो आप हर 6 महीने पे अपना चेक कराइए।
अगर किसी को कोई रिस्क नहीं है, घर में आप नॉर्मल हेल्दी हैं, तो आप हर साल आप अपना ट्राइग्लिसराइड और ब्लड शुगर लेवल चेक करा सकते हैं, साथ में आप हीमोग्लोबिन वगैरह चेक करा सकते हैं। इतना रेगुलरली हर साल कराना चाहिए। बहुत लोग जो कंपनीज में काम करते हैं उनको भी कंपनी बोलती है कि फ्री हम आपका चेकअप करेंगे हर साल, तो हर साल चेकअप कराना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज हो गई। चौथी चीज है कि आपको एक्सरसाइज करना है। हम्म। एक्सरसाइज हर दिन 45 मिनट आप जॉगिंग करिए। 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, जो जितना कर पाता है उतना एक्सरसाइज आपको करना है। और हम्म। एक्सरसाइज करते समय ध्यान रखना है कि आप बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेस या बहुत ज्यादा आप एक्सरसाइज ना करें जिससे कि हार्ट रेट बहुत ज्यादा शूट अप कर जाए। तो उस समय भी आपको ध्यान रखना है। तो ये 4-5 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। हमने कोविशील्ड पर बात कर ली, हमने हार्ट अटैक पर बात कर ली, हार्ट अटैक के जो कैसे कम हो, इस पर बात कर ली। अब एक आते हैं, एक नया ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जैसे कि एज वो डॉक्टर नहीं है, ना उनके पास कोई डिग्री है, ना ही वो प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कहा जाता है छोटे छोटे शहरों हम्म। में झोला छाप डॉक्टर है। हाँ 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 हाँ। सोशल मीडिया पे भी झोला छाप डॉक्टर आ गए हैं, जो सब चीजों का ज्ञान दे रहे हैं कि पेट दर्द होने लगता है तो आप ये कर लीजिए, सिर में दर्द हो रहा है तो आप ये कर लीजिए। इस पर मतलब आप क्या देखते हैं एज अ डॉक्टर? देखिए, एज अ डॉक्टर मैं जब प्रैक्टिस करना शुरू किया था तब मुझे इन सब चीजों को लेकर बहुत ज्यादा ऐसा लगता था कि पेशेंट हमसे ज्यादा उन झोला छाप डॉक्टर्स की बात मानते हैं, हम्म। क्योंकि वो उनसे ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं। हम्म। अगर आपके घर में या अगल बगल कोई पड़ोस में कोई बाबा रहते हैं या कोई ऐसे ही झोला छाप डॉक्टर जो होते हैं, जो अपना बताते हैं कि हाँ हम ये ठीक कर देते हैं, वो ठीक कर देते हैं, तो आप उनके पास जाते हैं। वो इतने अच्छे से आपका ब्रेन वॉश करते हैं, इतने अच्छे से आपको समझाते हैं कि आपको लगता है कि हाँ ये तो सही है, इसी से इलाज हो जाएगा मेरा। हम्म। अब जब मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया तो मुझे ऐसे पेशेंट्स आए जो बोलते थे कि सर हमने इनको दिखाया, उनको दिखाया, ये किया ट्रीटमेंट, सोशल मीडिया पे ये वीडियो देख लिया, फिर भी ठीक नहीं हुआ, अब आप बताइए क्या करना है। तो हम्म। अब ये सब चीज इतना बीमारी को और ज्यादा बढ़ा देते हैं और फिर हमारे पास आते हैं और फिर कुछ हो जाता है तो फिर डॉक्टर को बोलते हैं कि ठीक नहीं किया डॉक्टर। तो हम्म। मैं चाहता हूँ कि अगर कुछ किसी को प्रॉब्लम होती है, डायरेक्ट आप डॉक्टर के पास जाइए, हॉस्पिटल जाइए, बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं जहाँ फ्री इलाज होता है, आप वहां जाइए। सही जगह पे जाइए, गलत जगह पे नहीं जाइए, या फिर कुछ वीडियो फेक हेल्थ इंफॉर्मेशन वाली वीडियो आप देखकर उससे इलाज घर पे मत करिए। कोई हम्म। भी दिक्कत लगे, आपको छोटी मोटी भी दिक्कत लगे, आप डॉक्टर के पास जाइए। आपके पास पैसे नहीं है, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए इलाज कराने। हम्म। कम लेकिन आप सर्टिफाइड डॉक्टर जिनके पास डिग्री है आप उनके पास जाइए। आप ऐसे जैसे कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं सर हम तो इनसे ट्रीटमेंट लेते हैं और आपने बताया था कि इसके लिए बस सिर्फ सर्जरी ही पॉसिबल है हम्म। और आपने दवा बताई नहीं थी इसके लिए। तो हम्म। फिर मैं उनको समझाना मुश्किल हो जाता है मुझे, हम्म। और वो मानते नहीं है फिर। तो इस इन इन सब चीजों को लेके मैं देखता हूँ कि लोगों की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं क्योंकि ट्रीटमेंट में डिले हो रहा है इसकी वजह से। तो मैं प्रॉब्लम होती है। रोकना चाहूंगा, जैसे कि आपने बोला ना कि लेकिन आज का जो मतलब कि प्रॉब्लम है ना, जैसे कुछ अचानक दर्द हुआ पेट में, तो लोगों की आदत है कि सबसे पहले वो गूगल पर सर्च करेंगे या यूट्यूब पर देखेंगे क्या उपचार है। ठीक है। हम्म। एक्सपर्ट वहां पे दिखता है जो एक्सपर्ट है नहीं। ठीक है। थोड़ी सी बिल्कुल। जानकारी उसने कहीं से पढ़ी और उसने वीडियो को एज अ इन्फ्लुएंसर उसने वीडियो बनाया, लेकिन बनाकर वो इन्फॉर्मेशन हमें वहां से मिला और मैं फिर उसका उपचार घर पर बैठे करने लगा। ठीक है। तो रोक लगनी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, कोई रोक नहीं है इसमें। कोई भी वीडियो हेल्थ से रिलेटेड बनाता है ना, उसके पास डिग्री होती है, वो खुद गूगल पे ढूंढा रहता है कि हाँ इसके लिए ये करते हैं और वो वीडियो बना देता है। अब लोग के पास टाइम नहीं है कि गूगल पे पढ़े कि इलाज क्या है, वो चाहते हैं कि बस वीडियो में कोई बता दे और हम सुन लें, हम इलाज कर लें। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप गूगल पे या यूट्यूब पे भी एडवाइस लेते हैं तो देख लीजिए कि एडवाइस दे कौन रहा है, उसका हम्म। डिग्री, उसका सर्टिफिकेट। जो डॉक्टर्स होते हैं यूट्यूब पे, वैसे शुरू से डॉक्टर्स बहुत कम थे क्योंकि उनके पास एक्चुअली टाइम नहीं रहता है डॉक्टर्स के पास कि वो वीडियो बनाए, वो थोड़ा टेक्निकली उतना वो नहीं होते हैं, वीडियो बनाते हैं, बनाना एडिट करना डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं होता है। इस हम्म। वजह से जो डॉक्टर्स नहीं है वो ज्यादा है यूट्यूब पर। हम्म। मतलब जो फेक इंफॉर्मेशन देते हैं, हेल्थ से रिलेटेड सही इंफॉर्मेशन जो नहीं देते हैं वो लोग ज्यादा हैं, और इसी वजह से डॉक्टर अपनी बात नहीं रख पाते हैं हम्म। सोशल मीडिया पर।
जैसे मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि जितनी भी आप न्यूज़ वेबसाइट देखते हैं, किसी भी चैनल का वेबसाइट देखते हैं, हम्म। वहाँ भी हेल्थ के पेजेस होते हैं। उसके हेल्थ के पेजेस पे हम्म। उपचार जो होता है बताया जाता है कि भाई ये उपचार है, लेकिन बिल्कुल। अंत में ये लिखा रहता है कि आप अगर ये उस उपचार पर विश्वास नहीं करिए, किसी हाँ। एक्सपर्ट से आप राय लीजिए, डॉक्टर से मिलिए। ठीक है, ये हम सिर्फ जानकारी के रूप में आपको बताए हैं। हाँ, अब तो लोग वो चीज पढ़ते नहीं है लोग, और हम्म, फिर सीधा जो लिखा रहता है वही कर लेते हैं। हम्म, मतलब अगर इस वीडियो में ये बताया कि ये सिरप ले लो, गॉल ब्लैडर में स्टोन जो है वो निकल जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो वो सिरप पीना शुरू कर देते हैं लोग। हम्म, और फिर उसके बाद वो अल्ट्रासाउंड कराते हैं और देखते हैं ओ स्टोन पहले 10 mm का था, अब 7 mm का हो गया। अब मेरा स्टोन मतलब छोटा हो रहा है, तो और सिरप पीते हैं, और स्टोन जो है वो कभी नहीं निकलता, वो बढ़ता ही रहता है। अब अल्ट्रासाउंड में आप एक बार जाएंगे कराने तो 10 mm का आएगा, दूसरी बार कराएंगे तो 7 mm का आएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्टोन जो है वो पूरा गोल नहीं होता है, आड़ा टेढ़ा होता है। अगर आप उसको इस एंगल से देखेंगे तो उसका जो डायमीटर है वो हम्म, हमें 10 mm का दिखेगा। अब दूसरे एंगल से देखेंगे अल्ट्रासाउंड में तो वो स्टोन अगर घूम जाएगा तो उसका जो ये वाला डायमीटर है वो ऐसे घूम गया, तो ये पतला दिखेगा, तो हम्म, हमें लगेगा स्टोन का साइज घट गया। तो हम्म। स्टोन का साइज घटता नहीं है, वो हमेशा टाइम के साथ बढ़ता जाता है। इसीलिए अगर बॉडी में स्टोन बन रहा है कहीं, ज्यादातर गॉल ब्लैडर और किडनी में स्टोन बनते हैं, तो उसको सर्जरी से निकाल ही देना चाहिए। जैसे आप एक सर्जरी करते हो आप, कुछ मतलब कि ऐसे भी रोग होंगे ना जिनके इलाज दवा से है ही नहीं संभव। हाँ बिल्कुल। तो डायरेक्ट मरीज रोग आता है हमारे पास ओपीडी में, हम उसका जांच करते हैं, हम्म, देखते हैं ये बीमारी है, डायरेक्ट सर्जरी के लिए बोलते हैं। क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसका दवा है ही नहीं, हम्म, ना एलोपैथी में, ना होम्योपैथी में, ना आयुर्वेदा में, ना किसी कहीं दुनिया में नहीं है उसकी दवा। हम्म, आप कहीं भी चले जाइए, उसका सिर्फ इलाज सर्जरी है। अब ऐसे बहुत सारे कंडीशन है, जैसे गॉल ब्लैडर स्टोन, किडनी स्टोन, हर्निया, हाइड्रोसिल, अपेंडिक्स, हम्म, ये सब सर्जरी से रिलेटेड है। इसके बाद कोई कैंसर अगर किसी को हो जाता है, जैसे थायराइड कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर हम्म, या ब्रेस्ट कैंसर, इन सब में सर्जरी करते हैं। हम्म, अब कोई कैंसर हो गया और उसमें दवा ले रहा है तो वो कैसे ठीक होगा? हाँ, कीमोथेरेपी से फायदा होता है, लेकिन फिर भी हमें ज्यादातर केसेस में कैंसर हो गया तो सर्जरी करनी पड़ती है। हम्म, फिर मेरे फील्ड से रिलेटेड अगर प्लास्टिक सर्जरी से है तो ट्रॉमा से रिलेटेड, अगर कोई फ्रैक्चर हुआ है, डिस्प्लेस हो गया है फ्रैक्चर, वो घसक गई है हड्डी, तो उसको हम बिना सर्जरी से नहीं ठीक कर सकते, सर्जरी करना ही पड़ेगा। अगर सर्जरी नहीं करेंगे तो घिसकी हुई हड्डी जो है वो उसी तरह से जुड़ जाएगी और फिर अच्छा, जिंदगी भर डिफॉर्मिटी रहेगी। तो हम्म, इसीलिए सर्जरी करना जरूरी होता है, उसके लिए कोई दवा नहीं है। तो जितनी कंडीशन मैंने बताई, जैसे अब किसी की उंगली चिपकी हुई है, कटे हुए होंठ हैं, कान कटा हुआ है, या आंख खराब हो गई है, तो ऐसे कंडीशंस में हम सर्जरी ही बोलते हैं कराने को, हम्म, उसके लिए दवा नहीं देते हैं। ठीक है। और अगर आपको समझ लीजिए कोई दवा दे रहा है इन सब चीजों के लिए, तो आपके पास पैसे जा रहे हैं और इलाज नहीं हो रहा है। अच्छा, एक जानकारी के लिए समझना चाहता हूँ, मुझे भी पता नहीं है। एक जैसे दूरबीन से एक सर्जरी होता है, ये कैसे होता है? ये थोड़ा समझना चाहता हूँ। देखिए, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये दूरबीन वाली सर्जरी क्या होती है, लेजर सर्जरी क्या होती है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि लेजर से क्या करते हैं। हम्म, तो गॉल ब्लैडर स्टोन की जो सर्जरी होती है वो हम दूरबीन से करते हैं, उसे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी कहते हैं। हम्म, लैप्रोस्कोपी का मतलब ही है, स्कोप का मतलब है दूरबीन, हम्म, ठीक है। और लैप्रो का मतलब होता है पेट, तो पेट की सर्जरी अगर हम दूरबीन से कर रहे हैं तो उसे हम लैप्रोस्कोपी कहते हैं। अब लैप्रोस्कोपी से बहुत सारी सर्जरियां हो सकती हैं। लैप्रोस्कोपी से गॉल ब्लैडर की सर्जरी, अपेंडिक्स की सर्जरी, हर्निया की सर्जरी, हिस्टेरेक्टमी की सर्जरी, फैमिली प्लानिंग की सर्जरी गॉल ब्लैडर ये दूरबीन से हो सकती है। उसके बाद पेट खोल के भी सर्जरीज की जाती हैं बहुत सारी, वो ओपन सर्जरी कहते हैं। अब आजकल बहुत सारी सर्जरी ऐसी हो गई है जिसमें अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स आते हैं जिसमें हम यूज करते हैं, तो उसमें पेन कम होता है, पेशेंट जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, ब्लीडिंग कम होता है। ये सब चीजें ये लेप्रोस्कोपी के फायदे हैं। जैसे लेप्रो अगर आप ओपन सर्जरी करेंगे, चीरा लगा के सर्जरी करेंगे, ज्यादा ब्लीडिंग होगा, ज्यादा समय लगेगा, हम्म, ज्यादा बड़ा स्कार आएगा पेट के ऊपर, हम्म, टाके ज्यादा लगेंगे, हम्म, हॉस्पिटल से घर मरीज लेट जाएगा। तो हम्म, इन सब चीजों के फायदे हैं, लेप्रोस्कोपी में इन सब चीजों के फायदे हैं। ये सब चीजें थोड़ी फास्ट हो जाती हैं, एक ही दिन में पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है, सुबह मैंने सर्जरी की, शाम को या अगले दिन मॉर्निंग में पेशेंट डिस्चार्ज हो गया। ओपन सर्जरी में 3-4 दिन पेशेंट को रखना पड़ता है हॉस्पिटल में। एक और मैं एडवाइस देना चाहूंगा लोगों को
बिल्कुल। लोगों की सर्जरी होती है तो लोग बोलते हैं कि हम थक गए हैं और मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, और वो चलना नहीं चाहते हैं सर्जरी करने के बाद। सर्जरी अगर आपका आज हो गया तो लोग चलने की कोशिश नहीं करते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा, जिसकी भी सर्जरी होती है, आप कोशिश कीजिए, अगर आपका डॉक्टर बोल रहा है चलने को, तो आप जितनी जल्दी चलना शुरू करेंगे उतनी जल्दी आपकी बॉडी हील करेगी। आप जितना बेड पे लेटे रहेंगे सर्जरी करने के बाद, उतना ही टाइम लगेगा आपको हीलिंग में। मैं सर्जरी करता हूँ और शाम को ही पेशेंट को चलाता हूँ। हम्म। तो मोबिलाइज, अच्छा एक और चीज मैं बता दूं, ब्लड क्लॉट की हम लोग बात किए थे। तो ब्लड क्लॉट जो है बहुत ही आम चीजों से भी बॉडी में बनता है। थ्रोम्बोसिस बहुत ही छोटी छोटी चीजों से भी बॉडी में बनता है। मैं वीडियो में बताऊं, सिर्फ कोविड और कोविशील्ड की बात नहीं करना चाहिए हमें। ब्लड क्लॉट किस किस चीजों से होता है मैं बताता हूं आपको। जैसे अब हम बैठे हुए हैं, अभी सीडेंट्री लाइफ है हमारी, हम 6-6 घंटे बैठ के काम कर रहे हैं। आजकल बहुत सारे लोग बैठ के काम करते हैं। हम्म। बैठ के काम करते हैं, पैर में खून इकट्ठा होता है, जमता है, उससे भी ब्लड क्लॉटिंग होती है। हर हम्म। आधे घंटे पे आपको 5 मिनट थोड़ा चलना चाहिए, या हम्म। फिर आपको एक्सरसाइज थोड़ी कर लेनी चाहिए, हाथ पैर अपने चला लेने चाहिए। बैठे हैं 3 घंटे से, बैठे हो एक ही जगह पे, काम में बिजी हैं, ब्लड क्लॉटिंग उसमें भी होगी। प्रेगनेंसी में भी ब्लड क्लॉटिंग होती है। जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खाती हैं फीमेल, हम्म। उनसे भी ब्लड क्लॉटिंग होती है। हम्म। स्मोकिंग करने से भी ब्लड क्लॉटिंग होती है। हम्म। अगर कुछ लोग फ्लाइट में जाते हैं, लंबा सफर करते हैं, 8 घंटे 10 घंटे फ्लाइट में बैठे रहते हैं, तो हम्म। उनको भी ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम होती है। उससे हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस करते हैं, कहते हैं। जो पैर में नसें होती हैं उसमें खून का थक्का बनने लगता है, और वो थक्का फिर शरीर में कहीं भी जाके प्रॉब्लम, हार्ट अटैक करा सकता है, स्ट्रोक लगवा मार सकता है, कुछ भी करा सकता है। हम्म। तो हमें हमेशा अपने लाइफ को चलते फिरते रहना चाहिए। और एक छोटी सी एडवाइस, आप कोशिश कीजिए, अगर आप 30 35 40 साल के हैं, तो कोशिश कीजिए मिनिमम 10,000 स्टेप्स आप लाइफ में आप डेली पूरे करें। मिनिमम 10,000 स्टेप आप चलें, इतना आपको चलना है डेली। आपने देखा होगा कि जैसे आप पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं, तो पूर्वांचल में जब भी आप घूमते होंगे तो सड़क पर लिखा रहता है कि डॉक्टर फलाना हली अली हम मिले मंगलवार को, सेक्स रोगी मिले हम्म। मंगलवार को। मतलब क्या वहां पे उपचार होता है? किस तरह का उपचार होता है? देखिए, जितनी भी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं मेल को होती हैं ज्यादातर, हम्म। उनको उन बीमारियों को हम साइकोसेक्सुअल प्रॉब्लम्स कहते हैं। साइकोसेक्सुअल का मतलब है वो दिमाग से रिलेटेड होती हैं बीमारियां। हम्म। बहुत सारी बीमारियां, हम्म। जैसे वाइफ के साथ झगड़ा हो गया तो आपको इरेक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है, हम्म। या फिर आपका डिस्चार्ज जल्दी हो सकता है। हम्म। कुछ घर में प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, उसकी वजह से, ये सारी बीमारियां साइकोसेक्सुअल होती हैं। हम्म। तो वो लोग जो दवा देते हैं, जो जड़ी बूटी खिलाते हैं, उनमें कुछ आयुर्वेदिक चीजें होती हैं जो फायदेमंद होती हैं, जैसे अश्वगंधा, शतावरी, शिलाजीत, या हम्म। गोक्षुरा, सफेद मूसली, ये हम्म। सब फायदेमंद होती हैं। लेकिन आपको सही में वो लेने की जरूरत है या नहीं, ये पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको कहीं स्ट्रेस से रिलेटेड तो प्रॉब्लम नहीं हो रही। अगर आपके लाइफ में स्ट्रेस नहीं रहेगा, ये सब घर में जो प्रॉब्लम्स होती हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में, अगर वो सब नहीं रहेगा, तो हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम बिना दवाई से ठीक हो जाए। हम्म। अगर हम किसी को कोई टैबलेट देते हैं बोल के कि ये टैबलेट खा लो, और वो मान लीजिए कि टैबलेट नहीं होता है, वो चूना होता है, चूना का बना के हमने टैबलेट दिया उसको और दे दिया, और बोला कि इससे सारी सेक्सुअल सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तुम्हारी, बहुत इफेक्टिव है, 10,000 लोगों को दिया मैंने, एकदम ठीक हो जाओगे, ऐसे ब्रेन वॉश करके मैं किसी को दूं, तो वो खाएगा तो वो उसका प्रॉब्लम एक्चुअली में सॉल्व हो जाएगा। हम्म। क्योंकि वो प्रॉब्लम मेडिसिन की जरूरत नहीं थी, ये मेडिसिन एक प्लेसिबो का काम करेगी। प्लेसिबो होता है, नॉर्मल कोई चीज होती है, हम्म। कोई भी दवा दवा नहीं होती है, वो नॉर्मल कोई चीज होता है, चूने का टैबलेट या किसी भी चीज का टैबलेट हम खिला के बोलते हैं कि ये दवा है खा लो, हम्म। तो वो दिमाग को लगता है, हमारे ब्रेन को समझ में आता है कि हमने इस चीज की दवा खाई है, और हम्म। वो ब्रेन जो है, ऐसे केमिकल्स निकलते हैं ब्रेन से कि प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो हम्म। वो एक्चुअली आपके बॉडी माइंड का यहाँ पे रोल होता है आपके साथ। माइंड में अगर मैं समझा दूंगा कि आप ये खाओगे, तो वहां पर ये इस तरह का उपचार किया जाता है, और मतलब हो देखिए अगर ये मैंने जो चीजें, हाँ जो चीजें मैंने अभी बताया, जैसे आयुर्वेदिक में कोई कुछ चीजें हैं जिनका एक्चुअली में सेक्सुअल फंक्शंस इंप्रूव करती हैं, चीजें जो चीजें 4-5 चीजें मैंने बताई वो एक्चुअली में इंप्रूव करती हैं। उसका
लेकिन वही लेने के लिए आपको सच में उसकी जरूरत है या नहीं, ये आपको डिसाइड खुद करना होगा। ये हम्म। डॉक्टर कोई डिसाइड नहीं करेगा। अगर वो लोग वो चीजें दे रहे हैं तो ठीक है, उसका कोई नुकसान भी नहीं है। लेकिन अगर वो चीजें नहीं दे रहे हैं और कुछ और दे रहे हैं जिसका आपके ऊपर साइड इफेक्ट हो सकता है, आपको पता नहीं है, वो पुड़िया में टैबलेट करके आपको खिला दिए, कुछ और दे दिए, तो उसका क्या साइड इफेक्ट होगा, कुछ किसी को कुछ नहीं पता। तो मैं यही कहूंगा कि वो सब ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए। देखिए साइकेट्री में जो साइकेट्रिस्ट होते हैं उनके पास ये इलाज होता है। उनके पास इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का इलाज होता है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का इलाज होता है, उनके पास इन मेडिसिन का, इन बीमारियों का उनके पास इलाज होता है। तो आप हम्म। ऐसे लोगों के पास जाए ना, अवॉइड करें जिनके पास जो पुड़िया में गोली देते हैं। हम्म। मतलब आपको पता नहीं आप क्या ले रहे हैं। हम्म। और जो डॉक्टर जिनको पता है कि आपको क्या दे रहे हैं, उसका साइड इफेक्ट क्या है, उसका इफेक्ट कैसा होगा आपके बॉडी पे, तो आप उन डॉक्टर से लीजिए। क्योंकि हम्म। वो आपको एसेस करेगा, एग्जामिन करेगा, आपकी हिस्ट्री जानेगा, आपको प्रॉब्लम है कि नहीं, हम्म। आपको दवा लेने की जरूरत है कि नहीं, वो एसेस करेगा, उसके बाद आपको दवा देगा। हो सकता है आपको ऐसी बातें वो समझाए कि आपको दवा की जरूरत ही ना पड़े। तो कुल मिलाकर मतलब कि वहां भी जाने से बचना चाहिए, एक एक्सपर्ट के पास जाना हाँ, चाहिए जिसके नॉलेज एक्सपर्ट है, के पास जो जाइए। मैं दवा दूंगा इसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, उनके हाँ, पास जाना अब चाहिए। यहाँ पे लोग पूछेंगे कि वो लोग बहुत सस्ता इलाज कर देते हैं और डॉक्टर बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, हजारों में फीस होता है। तो भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री इलाज होता है, आप जाके इलाज करवाइए फ्री में। 5 रुपए 10 रुपए की पर्ची कटती है, फ्री इलाज होता है, बस लाइन में लगना पड़ता है, भीड़ होती है हॉस्पिटल्स में। तो आप जाके इलाज कराइए, आपके पास पैसे की दिक्कत हो तो। ये लोग जरूर कमेंट करते हैं कि सर हमारे पास तो पैसे नहीं है। तो भाई जहाँ जी। गवर्नमेंट फ्री सर्विस दे रही है वहां लीजिए आप हाँ, इलाज। बिल्कुल बिल्कुल।